चक्रव्यूह में आपका स्वागत है और मेरा नाम डॉक्टर शुभदा चौधरी है और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। लेकिन उससे पहले ये जरा एक कोई फूल ले लो और उसमें पत्ते, उसके मतलब पेटल्स निकालो। पत्ते क्या निकालोगे? पेटल्स निकालो और फिर सोचो कि हॉर्मूज खुला है कि हॉर्मूज बंद है, हॉर्मूज खुला है कि हॉर्मूज बंद है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अगराची जी से जब बात की तो मिल के क्यों नहीं बात की? अगर वो पलट जाते तो शायद हॉर्मूज खुल जाता। लेकिन मुद्दा ये है जो बहुत सीरियस है, वो ये है कि कल तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें कोई जर्नलिस्ट को अलाउड ही नहीं था क्वेश्चन पूछने का। वेरी गुड। उसके बाद जो है आज बोला गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल गया है, जयशंकर जी की बात हो गई है अराग जी से। वेरी गुड, सब बहुत खुश थे। वेरी गुड, डिप्लोमेटिक विन, वेरी गुड। और उसके बाद एकदम सब तालियां लगा रहे थे एकदम कि बहुत अच्छा, इंडिया का मल्टीवेक्टर डिहाइफिनेटेड न्यूट्रल अप्रोच, हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, पूरा हम किसी के सामने झुकते नहीं, ये सब चल रहा था। एविडेंस क्या था? एविडेंस ये था, अब एविडेंस थोड़ा दिलचस्प है। एविडेंस ये था कि 8 मार्च को हम एक लाइबेरिया, हमारी शिप नहीं लेकिन लाइबेरिया एक कंट्री है, लाइबेरिया फ्लैग एक श्विजमैक टैंकर है जो 1,35,000 क्यूबिक टन्स ऑफ सऊदी ऑयल रास तुनैरा से भारत पेट्रोलियम के लिए लेके आ रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस करके लेके आ रहा था, ठीक है। इसके जो कैप्टन हैं वो हैं सुशांत सिंह साधु जी। उन्होंने क्या किया? जैसे आप क्या करते हो, चीटिंग करना होता है तो उन्होंने क्या किया कि अपना एटीएस ही बंद कर दिया शिप का। एटीएस का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, सॉरी एआईएस। तो इसको बंद कर दिया, जैसे फोन का जीपीएस बंद कर दी। अब ये जब एआईएस बंद कर देते हैं ना शिप का, तो वो उसको डार्क शिप या घोस्ट शिप बोला जाता है। और फिर वो आराम से क्रॉस करके खुशी खुशी आज जो है ये शिप लेके आ गई 29 लोगों को, और इतना सारा क्रूड ऑयल को लेके आ गई कहाँ? जवाहर द्वीप, मुंबई। सब बहुत खुश, वेरी गुड, देखो एविडेंस, ईरान, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। लेकिन रियलिटी ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के वेस्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ईस्ट का स्टोरी मैं बताती हूँ। 28 इंडियन फ्लैग वेसल्स स्टक हैं, जिसमें 778 इंडियन सेलर्स स्टक हैं। इसके अलावा 36 इंडियन फ्लैगशिप्स, 7 जो उसमें से हमारी स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हैं, उसमें 24 वेस्ट ऑफ स्ट्रेट में स्टक हैं, 12 ईस्ट ऑफ स्ट्रेट में स्टक हैं। इसमें 1074 इंडियन पर्सनल्स हैं। और भी पूरा गल्फ रीजन के बाकी के भी मर्चेंट नेवी शिप्स जो हैं जिसमें इंडियन पर्सनल काम करते हैं। बाय द वे ये याद रखिए कि जो शिप अभी लैंड की है ना, उसमें पाकिस्तानी और फिलिपिनो क्रू मेंबर्स भी थे। तो एनीवे द पॉइंट हियर इज कि आपके टोटल कितने इंडियन मर्चेंट नेवी के स्टक है? 23,000, 23,000 स्टक हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। तो ये तो यहाँ की कहानी है। और जो बहुत ही मतलब दिल दहला देने वाली बात है कि 2 इंडियन क्रू मेंबर्स जिनका नाम है आशीष कुमार और दलीप सिंह, ये मारे गए एक अटैक में जब पलाव फ्लैग टैंकर जो गल्फ ऑफ ओमान में था, आरजी आईआरजीसी ने उनको शूट आउट कर दिया, उनके शिप को शूट आउट कर दिया। तो अब मुद्दा क्या आता है कि अब तो या तो पेट्रोल पंप में जाके लाइन लगा लो, ये कहना है कि अरे नहीं नहीं मैं तो मेट्रो से ट्रैवल करता हूँ, तो करो मेट्रो से ट्रैवल, वहां पे भी ट्रैफिक जैम की तरह बॉडी जैम होगा। लेकिन उसके अलावा और जिनको ये लगता है ना कि हमारे पास तो कुकिंग गैस सिलेंडर की तो जरूरत ही नहीं है, तो मैं बता दूं कि आपकी पाइपलाइन सऊदी अरेबिया से नहीं आती है। तो जहां तक बात है, एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है। 1973 में जब सऊदी अरेबिया ने ऐसा ऑयल एम्बार्गो किया था इसराइल के खिलाफ, यूएस के खिलाफ, तो वो ऑयल एम्बार्गो 6 महीने चला था, 6 महीने। और उसका इम्पैक्ट 10 साल चला था, 10 साल। तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या करें? और ये जेंजी के लिए बात मैं बोल रही हूँ कि उनको और मेरे पास अटेंशन नहीं है, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बहुत टाइम तक देख नहीं पाती हूँ, पाते हैं। तो जरा देख लें, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का हिस्ट्री अब समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि और कुछ तो समझ नहीं सकते हैं अभी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अब जिनको खजूर खाना बहुत पसंद है उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। पहला, इसका नाम हॉर्मूज ही क्यों पड़ा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है, देखिए ये लेंथ में कितना है, 167 किलोमीटर, विड्थ में कितना है, 32 किलोमीटर। शिपिंग लेन सिर्फ 3 किलोमीटर एक डायरेक्शन में जा सकती हैं। अब इसकी कहानी क्या है, नाम की कहानी क्या है? इसमें 4 थ्योरीज हैं। पहला थ्योरी है कि जोरोएस्ट्रियन, जो इस्लाम से पहले का धर्म था आपके पर्शिया में, जो जोरोएस्ट्रियन जो है इंडिया भी आए, वो आज पारसी हैं, होमी बाबा उसमें से एक थे। तो जोरोएस्ट्रियन रिलीजन के जो मेन गॉड हैं, जिनका नाम है अहुरा मजदा,
उनको हॉर्माज्द और हुर्मुज भी बोला जाता था। तो हॉर्मुज नाम आया, पहला ये थ्योरी है। दूसरा ये थ्योरी है कि पर्शियन लैंग्वेज में खजूर को हुर्मोग बोलते हैं, तो इसलिए हॉर्मुज नाम आया। तीसरा थ्योरी है कि परशुएन एक क्वीन थी, बहुत सुंदर, उनका नाम था इफ्रा हॉर्मुज्द, उनके नाम पे जो है ये हॉर्मुज का नाम पड़ा। उसके बाद एक थ्योरी है कि आपके मिडिवल किंगडम था एक 11th to 7th सेंचुरी में, हॉर्मुज करके। ये एक बहुत वेल्दी स्टेट था जो ट्रेड करता था पर्ल्स में, मोतियों में, और बाकी के स्पाइसेस, फ्रैंकिनसाइन, अगरबत्ती, स्पाइसेस, ये सारी चीजों में बहुत ट्रेड होता था। वो इंडिया, पर्शिया और अरेबिया को कनेक्ट करता था। तो उस किंगडम के नाम पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम पड़ा है। और लास्ट एंड द लीस्ट, कोलोनियलिस्ट को तो आना ही है, ग्रीक ने बोला कि हॉर्मोस का मतलब होता है मैपिंग या एंकरेज या हार्बरेज। तो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत क्रॉस करते थे ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर बाबर को भी बहुत अच्छा लगा था कि अरे कितना सुंदर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और कितना कॉस्मोपॉलिटन है और ये सारी चीजें। तो हॉर्मुज का स्टोरी ये है। दूसरी चीज है कि हॉर्मुज को क्या ईरान नेशनलाइज कर सकता है, आईआरजीसी नेशनलाइज कर सकता है? तो इसका जवाब है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तरफ जो है ये नॉर्थ में ईरान है, साउथ में आपका ओमान और यूएई है, जिसको मुसंदम पेनिनसुला बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स, जिसमें कैशम आइलैंड आता है, हॉर्मुज आइलैंड आ रहा है, अबू मूसा, ग्रेटर तुन, लेसर तुन। यूएई और ईरान के बीच में झड़प लगती है कि नहीं ये मेरा आइलैंड है, ये मेरा आइलैंड है। 1970 से ईरान ने उस पर मिलिट्री इंसेप्शंस बना के रखे हुए हैं। और जहां तक ट्रंप बोल रहे हैं ना, जहां तक ट्रंप बोल रहे हैं कि अच्छा ये जो ईरान जो है अंडरग्राउंड माइनिंग करेगा, ये करेगा, वो करेगा, हम तो और उसको 20 टाइम्स ज्यादा हार्ड हिट करेंगे, तो ये सब ऑलरेडी ईरान किया हुआ है। तो आई डोंट नो कि उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो कौन सा मैरीटाइम लॉ फॉलो करता है? वो फॉलो करता है यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। तो लॉ का तो क्या कंडीशन है वो तो हमें पता है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसा कुछ हुआ है। पहला टैंकर वॉर हुआ था 1984 से 1988 में, जहां ईरान इराक वॉर के टाइम पे 450 शिप्स हिट हुई थी, 450। दूसरा ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस, ये 1988 में यूएस ने किया था ईरान के खिलाफ। उसमें भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टारगेट किया था। ये यूएस का बहुत बड़ा टारगेटिंग था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तीसरा था 2019 का टैंकर क्राइसिस, जिसमें ईरान, यूएस, सऊदी अरेबिया तीनों इन्वॉल्व थे, लेकिन यूएस हमेशा इन्वॉल्व है। फिर बार बार और लगातार होता रहा। अब देखिए सुएज कनाल में बस कोई शिप फंस ना जाए, जैसे कोविड के टाइम पे फंसी थी, तब बहुत खराब सिचुएशन हो जाएगा। और जहां तक बात रही कि अब हमें नहीं पता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है कि नहीं है, हमें नहीं पता कि ऑयल क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमें नहीं पता कि क्या बात हो रही है, नहीं हो रही है। बांग्लादेश को तो परमिट मिल गया, मोदी अंकल को इजराइल जाना क्या जरूरी था, ईरान चले जाते, उनको असली ऑनर भी मिल जाता वहां पे। लेकिन अब क्योंकि हम थोड़ा वेस्टर्न साइड में आ चुके हैं तो चीजें मुश्किल हैं। लेकिन हो सकता है कि इंटरनल डिप्लोमेसी से हम इंडियंस कोई जुगाड़ जरूर जरूर अपना लें। अब क्योंकि ये सिर्फ वन साइडेड मोनोलॉग नहीं है, तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके बाद कोई नया टॉपिक जो आपको लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे वीडियो बनना चाहिए, वो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपको रिप्लाई करूं। मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, तो फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, और आई होप कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट हिस्ट्री ऑफ हॉर्मुज तो समझ में आई।